गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस चैप्टर का आखिरी वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम लोग लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, द्रव अवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, द्रव अवस्था क्या होती है थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जब इस चैप्टर की शुरुआत हुई तो वहाँ पे हमने थोड़ा डीपली पढ़ा था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस, तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था और किस तरह से एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है उसके बारे में जाना था। और आज हम थोड़ा सा द्रव अवस्था के बारे में जानेंगे और इसके कुछ गुणों के बारे में जानेंगे, कुछ भौतिक गुण जैसे वाष्प दाब, द्रव के वाष्प दाब के बारे में जानेंगे, पृष्ठ तनाव के बारे में जानेंगे और श्यानता के बारे में जानेंगे। हम इन तीनों चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे और उन्हीं की चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं द्रव अवस्था की। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में से एक अवस्था है द्रव अवस्था, जिसमें कणों के बीच की दूरी या अणुओं के बीच की दूरी ठोसों से अधिक होती है लेकिन गैसों से कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि यह वह अवस्था है, द्रव की वह अवस्था जिसमें या जिसका आयतन निश्चित होता है, जिसका आयतन निश्चित किंतु आकार अनिश्चित होता है। किंतु आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। द्रव की अवस्था जिसका आयतन निश्चित किंतु आकार अनिश्चित होता है उसे हम द्रव कहते हैं। यह गैस और ठोस अवस्था के बीच की अवस्था है जिसमें कणों के बीच की दूरी, अणुओं के बीच की दूरी जो होती है वह ठोसों से ज़्यादा होती है लेकिन गैसों से कम होती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। इनके अणुओं के बीच काम करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वह गैसों से अधिक होता है लेकिन ठोसों से कम होता है। अब वह इतना होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होता है कि वह अणुओं को एक निश्चित सीमा में बांधे रखता है। इसकी एक लिमिट होती है कि उसके अणु इस लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, उससे दूर नहीं जाएंगे, जिसके कारण आयतन क्या होता है? वह निश्चित हो जाता है। लेकिन यह फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि इनके ट्रांसलेटरी मोशन को रोक सके। जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, स्थानांतरणीय गति होता है इन अणुओं की, उसको नहीं रोक पाता है। ट्रांसलेशनल मोशन होता रहता है, ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है वह अणुओं का होता रहता है, स्थानांतरीय गति होती रहती है, जिसके कारण द्रव के अणु इन खाली स्थानों में अनियमित गति करते रहते हैं। इन खाली स्थानों में गति करते रहते हैं। इन खाली स्थानों में गति करने के कारण इनका आकार जो होता है वह परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तित होता रहता है। तो जिस भी बर्तन में द्रव को रखा जाएगा, द्रव उस बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेगा, इसीलिए आकार जो होता है द्रव का वह अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, इनके कुछ गुणों की बात करते हैं। तो पहली बात कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है द्रवों में, द्रव के अणुओं के बीच, वह ठोसों से ज़्यादा, ठोसों से कम होता है, ठोसों से कम लेकिन गैसों से अधिक होता है। दूसरी बात कि द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है। द्रवों में कौन सा गुण पाया जाता है? बहने का गुण। इसे कहते हैं फ्लोइंग प्रॉपर्टी।
अगला है द्रवों का घनत्व ठोसों से कम होता है लेकिन गैसों से अधिक होता है। इसका कारण क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं संपीडितता के बारे में। गैसों की संपीडितता सबसे ज़्यादा होती है, ठोसों की सबसे कम होती है, और द्रवों की संपीडितता इन दोनों के बीच में होती है। संपीडितता का मतलब दबने का गुण। अगर प्रेशर डाला जाए, दाब डाला जाए तो आयतन कम होने का गुण। यह गुण गैसों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ठोसों में सबसे कम, लगभग ना के बराबर। और द्रवों में गैसों की अपेक्षा संपीडितता बहुत कम होती है, काफ़ी कम होती है। तो संपीडितता या कंप्रेसिबिलिटी गैसों से बहुत कम होती है। ये कुछ गुण हैं। विसरण जो होता है गैसों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, गैसों की अपेक्षा इनमें विसरण का गुण कम पाया जाता है। विसरण इनमें धीमे धीमे होता है। द्रवों में विसरण की दर जो होती है वह गैसों की अपेक्षा धीमे होती है, गैसों की अपेक्षा कम होती है। अब इसके बाद अगली जो चर्चा की जाएगी वो वाष्प दाब के बारे में करेंगे। वाष्प दाब क्या है? वाष्प दाब को समझने के पहले हम लोग वाष्पन को समझते हैं। वाष्पन और संघनन। वाष्पन और संघनन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले वाष्प दाब या इसे कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को समझने के लिए दो चीज़ें पहले जानते हैं, वाष्पन या इसे कहेंगे वेपोरेशन, और दूसरा है संघनन, कंडेंसेशन। वाष्पन और संघनन। किसी भी ताप पर पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन। कोई द्रव यदि गैस में बदल जाती है तो इस क्रिया को कहा जाता है वाष्पन। यह किसी भी ताप पर हो सकती है। संघनन पदार्थ की गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाता है। वाष्पन, संघनन। वाष्पन में द्रव अवस्था का परिवर्तन गैस अवस्था में, संघनन में गैस अवस्था का परिवर्तन द्रव अवस्था में। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं हैं, एक दूसरे की जस्ट अपोजिट है। ठीक, अब आगे चर्चा करेंगे हम लोग वाष्प दाब के बारे में। यदि किसी बर्तन में, और ऐसा बर्तन हो कि जो बंद हो, किसी बंद बर्तन में हम कोई द्रव लेते हैं, द्रव, तो बंद बर्तन में द्रव लेने पर यहाँ पे वाष्पन की क्रिया होगी। ठीक, जो द्रवों के अणु होते हैं उन पर ग्रेविटी काम करती है, प्लस मान लीजिए कि यहाँ पे सतह पे कोई अणु है या बीच में ही कोई अणु है, यहाँ पे द्रव का कोई अणु है, तो इस अणु पर उसके आसपास स्थित अणु आकर्षण बल लगाते हैं, तो उन पे अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। मॉलिक्यूल पे कौन सा फोर्स काम करेगा? अट्रैक्शन फोर्स। प्लस अणुओं पर नीचे की ओर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करता है या ग्रेविटी काम करती है। तो जिन अणुओं के लिए ग्रेविटी प्लस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू और अणुओं की गतिज ऊर्जा, इन अणुओं की गतिज ऊर्जा भी काम करती है। तो गतिज ऊर्जा जो होती है अणुओं की, वह उन्हें द्रव की सतह को छोड़ने के लिए प्रेरित करती है, जबकि ग्रेविटी प्लस अट्रैक्शन फोर्स उसे द्रव अवस्था में रहने के लिए ही या द्रव में ही रहने के लिए प्रेरित करती है। तो यदि इन दोनों की वैल्यू
हम इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटी प्लस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तब तक तो कोई भी अणु द्रव अवस्था में ही रहेगा, लेकिन यदि इस वैल्यू से इस वैल्यू अर्थात काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो द्रव का अणु द्रव की सतह को छोड़ देता है और सतह को छोड़कर गैसीय अवस्था में आ जाता है, वाष्प बन जाता है। ठीक, तो जो द्रव की सतह पर अणु होते हैं उनमें ऐसी संभावना ज़्यादा होती है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इससे ज़्यादा हो, उनकी गतिज ऊर्जा इससे ज़्यादा हो। तो क्या होता है कि जिन अणुओं की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है इस वैल्यू से, या हम कह सकते हैं कि औसत गतिज ऊर्जा से ज़्यादा गतिज ऊर्जा जिस अणु की होती है वह द्रव की सतह को छोड़ देता है और वह वाष्प अवस्था या गैसीय अवस्था में आ जाता है। ठीक, तो बंद बर्तन है, यहाँ से वह बाहर नहीं निकल सकता है, यहीं पे इकट्ठा होगा। इस तरह से जितने भी अणु ज़्यादा गतिज ऊर्जा वाले होंगे वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और इसे कहते हैं वाष्पन। यह क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। तो यहाँ पे अणु इकट्ठा होंगे किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में, या कह सकते हैं वाष्प की अवस्था में। और इन्हीं में से जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है वे अणु फिर से कहाँ आ जाएंगे? द्रव में आ जाएंगे, द्रव में गिर जाएंगे। तो गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। तो एक तरफ से वाष्पन और दूसरा संघनन, दोनों ही क्रियाएं होती रहती हैं। वाष्पन और संघनन दोनों की क्रियाएं चलती रहती हैं यदि किसी द्रव को हम एक बंद बर्तन में रखते हैं। द्रव के अणु वाष्प अवस्था में या गैसीय अवस्था में परिवर्तित होंगे और गैस के अणु या वाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तित होते रहते हैं। यह क्रिया चलती रहती है और एक समय ऐसा आता है कि वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर आ जाता है, जिसे कहा जाता है साम्यकीय अवस्था या साम्यावस्था। जिसे क्या कहा जाता है? साम्यावस्था। साम्यावस्था वह अवस्था होती है जहाँ पे एक अभिक्रिया की दर दूसरे अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है। यह हम कहेंगे वाष्पन की दर बराबर संघनन की दर। साम्यावस्था पर क्या होता है? वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर हो जाती है। तो उस अवस्था में यहाँ पे जितना भी वाष्प बना है उस वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जितना बल लगाया जाता है, जितना दाब लगाया जाता है, उसे कहा जाता है वाष्प दाब। उसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब। वाष्पन और संघनन की साम्यावस्था पर किसी द्रव के वाष्प द्वारा वाष्प की सतह पर लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। ठीक, जब साम्यावस्था होती है उस दशा में यहाँ पे जो वाष्प का मतलब गैसीय अवस्था, गैस, तो गैस के अणुओं का यह गुण होता है कि वह जिस बर्तन में रखे जाए उस पर दाब डालें, उसकी दीवारों पर दाब डालें। तो यहाँ पे वाष्प क्या करेगा? यह द्रव की सतह पर, उसके सरफेस पर दाब डालेगा। तो द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाएगा उसे कहा जाएगा वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो वाष्प अवस्था या वेपर प्रेशर को प्रभावित करते हैं। तो पहला है द्रवों की प्रकृति या नेचर ऑफ लिक्विड। यहाँ पे नेचर का मतलब आप कह सकते हैं कि द्रवों के अणुओं के मध्य काम करने वाले अंतराणुक आकर्षण बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनके अणुओं के बीच ज़्यादा आकर्षण बल काम करेगा और कुछ अणुओं में कम आकर्षण बल काम करता है। तो इसका मतलब है नेचर। यहाँ पे नेचर की बात मतलब द्रवों के अणुओं के मध्य काम करने वाले आकर्षण बल से है। ये माना जाए कि किसी द्रव का दो अणु है, यदि इनके बीच आकर्षण बल ज़्यादा है तो इनको अलग करना कठिन होता है। यदि इनके बीच काम करने वाला आकर्षण बल कम है तो इन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। यही चीज़ होती है कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए इन दोनों अणुओं या जितने भी अणु हो उनको अलग करना पड़ता है, उनके बीच की दूरी को बढ़ाना पड़ता है, तभी अवस्था परिवर्तन होता है। तो यह द्रव अवस्था में अगर इनके बीच काम करने वाला आकर्षण बल ज़्यादा है तो उस आकर्षण बल के विरुद्ध काम करने में आपको ऊर्जा देनी पड़ती है।
तो कहने का मतलब यह है कि अगर अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा काम कर रहा है तो उन्हें दूर करना कठिन काम है। ठीक, इसका मतलब यह है कि जिन द्रव के अणुओं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उन्हें गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना कठिन होता है, या कह सकते हैं कि उनके वाष्पन की दर कम होती है। और जब उसके वाष्पन की दर कम होगी, उनका वाष्पन आसानी से नहीं होगा, तो वाष्प कम बनेगा, और जब वाष्प कम बनेगा तो उसका दाब भी कम होगा। ठीक, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो वेपोरेशन कम होता है, और जब वेपोरेशन कम होगा तो वाष्प कम बनेगा, और जब वाष्प कम बनेगा तो वेपर प्रेशर या वाष्प दाब भी कम होगा। ठीक ना। इसके अपोजिट अगर अणुओं के बीच काम करने वाला आकर्षण बल कम है तो उन्हें अलग करना या वाष्प अवस्था में या गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना आसान है, तो वाष्पन तेजी से होगा। तो वेपोरेशन क्या होगा? तेजी से होगा। वेपोरेशन अगर तेजी से होगा तो वाष्प ज़्यादा बनेगा, और जब वाष्प ज़्यादा बनेगा तो वाष्प के द्वारा दाब भी ज़्यादा लगाया जाएगा। तो हम कहते हैं इसे कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक, इसी बात को हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि जिन द्रवों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उनका वेपर प्रेशर कम होता है, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। या सिंपली आप कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम, और बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, तो पहला हो गया नेचर ऑफ लिक्विड, ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर, ताप। ठीक, ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और जब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पर, तो धीरे धीरे उनके बीच काम करने वाला आकर्षण बल कम प्रभावी होता जाता है, या कह सकते हैं कि अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। और जब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो कहने का मतलब यह है कि वाष्पन बढ़ता है। वाष्पन बढ़ेगा तो वाष्प ज़्यादा बनेगा, वाष्प ज़्यादा बनेगा तो वाष्प दाब ज़्यादा होगा। ठीक, ताप बढ़ाने पर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वेपोरेशन क्या होगा? बढ़ेगा, और जब वेपोरेशन बढ़ेगा तो वाष्प ज़्यादा बनेगा, और वाष्प जब ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है, आप कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। आपने देखा होगा कि जो छिछले तालाब होते हैं, जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वो जल्दी सूख जाते हैं, और जो गहरे तालाब होते हैं, गहरे तालाबों का सरफेस एरिया कम होता है, तो वे धीरे धीरे सूखते हैं। वहाँ पे एक मैटर भी काम करता है कि अगर द्रव को फैला के रखा जाए, ज़्यादा छिछले बर्तन में, ज़्यादा सरफेस एरिया वाले बर्तन में रखा जाए तो वहाँ पे वाष्पन ज़्यादा होता है, और यदि कम सरफेस एरिया वाले बर्तन में रखा जाए तो सरफेस एरिया कम होगा द्रव का, तो वहाँ पे वाष्पन कम होता है। इसीलिए अगर ज़्यादा सरफेस एरिया वाले बर्तन में रखा जाता है तो वहाँ पे वाष्प दाब ज़्यादा होगा, और कम सरफेस एरिया वाले में वाष्प दाब कम होगा, लेकिन बर्तन बंद होना चाहिए, खुला बर्तन में। और अगला है चौथा पॉइंट जो प्रभावित करता है
प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति, अवाष्पशील जो आसानी से वाष्पित ना हो उसे कहते हैं अवाष्पशील। यदि द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए, कोई अवाष्पशील ठोस मिला दिया जाए, तो वाष्पन की दर कम हो जाती है, और वाष्पन की दर जब कम हो जाती है तो वाष्प कम बनेगा, वाष्प कम बनेगा तो वाष्प का दाब भी कम होगा। ठीक, तो इसके कारण वाष्प दाब में कमी आती है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की उपस्थिति में द्रव का वाष्प दाब घट जाता है, और जितना ज़्यादा मात्रा में आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे वाष्प दाब उतना ही घटता जाएगा। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं सरफेस टेंशन या द्रवों का पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के बारे में जानते हैं। देखिए, जो पृष्ठ तनाव होता है ये केवल द्रवों का गुण है, केवल द्रवों में पाया जाता है, गैसों में और ठोसों में नहीं पाया जाता है। और द्रवों में एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह अपनी सतह के क्षेत्रफल को, अपने सरफेस एरिया को सिकोड़ने का प्रयास करता है या कम से कम रखने का प्रयास करता है, उसे कहा जाता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी द्रव अपने सतह के क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है, कम से कम रखने का प्रयास करता है, या उसे सिकोड़ने का प्रयास करता है। इसी गुण को कहा जाता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के लिए फार्मूला है गामा इक्वल्स टू F/L। इसके लिए फार्मूला है गामा इक्वल्स टू F/L, ये फार्मूला है। तो एक परिभाषा यहाँ से भी आती है मैथमेटिकल फॉर्म से कि किसी द्रव के सतह पर खींची गई एकांक लंबाई की काल्पनिक रेखा के लंबवत द्रव के तल में लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। सबसे पहला ये है कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपने सरफेस एरिया को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। दूसरी बात ये फार्मूले से आती है। मान लिया जाए कि यह एक द्रव है, तो एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। मान लेते हैं कि एक रेखा है, ये मान लेते हैं कि एक रेखा है, उसकी लंबाई एक अंक है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मीटर मान लें। तो ये माना जाए कि ये द्रव का तल है, जो व्हाइट बोर्ड का तल है वही द्रव का तल है। तो इस 1 मीटर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है, इसके लंबवत, ये तल द्रव का तल है, लेकिन इस रेखा के लंबवत जो बल काम करता है उसे हम क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव कहेंगे, सरफेस टेंशन कहेंगे। कि किसी द्रव के सतह पर खींची गई एकांक लंबाई के काल्पनिक रेखा के लंबवत द्रव के तल में लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण पृष्ठ तनाव प्रभावित हो सकता है, सरफेस टेंशन प्रभावित हो सकता है। 2 कारक हैं मुख्य रूप से। पहला है ताप। पहला कारक है ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर सरफेस टेंशन घटता है। टेम्परेचर को बढ़ाने पर सरफेस टेंशन क्या होता है? घटता है। और टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो एक कंडीशन ऐसी आती है
जब द्रव का पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है। उस दशा में, मतलब जिस ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव 0 हो जाए, उसे द्रव के लिए क्रांतिक ताप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप। किसके लिए? द्रव के लिए। किस ताप पर? जिस ताप पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है। और दूसरा है बाहरी पदार्थ। जो बाह्य पदार्थ होते हैं, अगर द्रव में घोले जाएं तो वे सरफेस टेंशन को प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कम घुलनशील होते हैं। जैसे जल के लिए ही देखा जाए तो जल में साबुन और डिटर्जेंट पाउडर, जिसे अपमार्जक कहा जाता है, डिटर्जेंट पाउडर, अपमार्जक, इनको घोल दें तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम हो जाता है। किसी कम घुलनशील पदार्थ को जब किसी द्रव में घोला जाता है तो उस द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जैसे पानी में साबुन या निरमा, जिसे आप कहते हैं, डिटर्जेंट पाउडर कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं, उसे हम घोल दें तो द्रव का पृष्ठ तनाव, जल का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ज़्यादा विलेय हों, ज़्यादा घुले द्रव में। पानी में जैसे नमक ज़्यादा घुलता है, तो नमक को अगर घोल देते हैं तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। इन पदार्थों को, जिसके कारण पृष्ठ तनाव कम होता है, उन्हें कहते हैं पृष्ठ सक्रिय पदार्थ। क्या कहते हैं? पृष्ठ सक्रिय पदार्थ। पृष्ठ सक्रिय पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। और जो ज़्यादा घुलनशील पदार्थ होते हैं वे द्रव के पृष्ठ तनाव को बढ़ा देते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे श्यानता। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? श्यानता। श्यानता द्रवों में भी पाई जाती है और गैसों में भी पाई जाती है। श्यानता, श्यानता एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा हम माप सकते हैं किसी ऐसे पदार्थ के गुण के बारे में जिसमें बहने का गुण पाया जाता है। जैसे गैसों में भी बहने का गुण होता है और द्रवों में भी बहने का गुण होता है, तो उनके बहने के गुण की मापक होती है श्यानता। श्यानता या विस्कोसिटी। श्यानता को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। श्यानता को विस्कोसिटी कहते हैं। यदि किसी द्रव को बहाया जाए, मतलब बहे वो, तो ऐसा तो होता नहीं कि वो लगातार बहती रहे बहती रहे बहती रहे, कहीं भी ना रुके। वो एक जगह पे जाके उसकी जो सीमा होती है वो रुक जाती है। ठीक। तो ऐसा श्यानता के ही कारण होता है। श्यानता के कारण कोई द्रव बहने का विरोध किया जाता है द्रव के अंदर में ऐसा माना जाता है कि द्रव कई परतों से मिलकर बना है। जैसे एक परत ये हो गई, दूसरी परत ये हो गई, तीसरी परत ये हो गई। इन्हीं परतों के माध्यम से द्रव बह रहा है। तो होता यह है कि एक परत दूसरी परत के गति का विरोध करती है। जैसे इस तरफ द्रव का बहाव है तो ये परत इस तरफ गति करेगी, लेकिन उसके नीचे वाली जो परत होगी ऊपर वाली परत के गति का विरोध करेगी। या कह सकते हैं जैसे घर्षण काम करता है उसी तरह से ये इसके विरुद्ध कार्य करेगी, कुछ इस दिशा में कार्य करेगी, जिसके कारण ऊपर वाली द्रव की सतह का धीरे धीरे गति वो कम होता चला जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि यह रुक जाएगी। ठीक ना। इसी तरह से ये वाली परत अपने ऊपर वाली परत के गति का विरोध करेगी। इसी गुण को श्यानता कहते हैं। यहाँ पे घर्षण की तरह काम करता है, इसलिए श्यानता को कहा जाता है तरल घर्षण या फ्लूइड फ्रिक्शन कह सकते हैं, और आंतरिक घर्षण भी कहते हैं। एक नाम इसका ये भी है, आंतरिक घर्षण या इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक। तो श्यानता वह गुण है जिसके कारण द्रव के बहने का विरोध किया जाता है, और यहाँ पे जो बल लगता है, जो बल काम करता है, उसे श्यान बल कहते हैं। श्यान बल के द्वारा द्रव के बहने का विरोध किया जाता है
और यह गुण श्यानता कहलाता है। श्यानता का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है द्रवों के लिए ससंजक बल। ससंजक बल, ससंजक बल आप कह सकते हैं कि समान प्रकार के अणुओं के बीच काम करने वाला आकर्षण बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में काम करने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? ससंजक बल। और उसी ससंजक बल के कारण द्रव में ऐसा गुण पाया जाता है कि वह अपनी ही अन्य परतों के गति का विरोध करता है। तो जैसे ये माना गया है कि ये द्रव है, तो द्रव को माना गया है कि ये धारारेखीय प्रवाह में गति करती हैं, और इस तरह से होता है कि वो कई परतों में बटी होती है। यदि परतों के रूप में माना जाए कि ये परत के रूप में है, तो जो परत सबसे ऊपर होती है उसकी गति सबसे ज़्यादा होती है, उससे नीचे वाले परत की गति ऊपर वाले से कम, उससे नीचे उससे कम, उससे नीचे उससे कम, उससे नीचे सबसे कम। ठीक, तो इस तरह से गति होती है। तो ये रहा श्यानता। आज हमने 3 टॉपिक को पढ़ा है, 3 बिंदुओं को पढ़ा है। पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब और श्यानता। यहाँ पे एक फार्मूला देख लेते हैं कि F इक्वल टू होता है ईटा ए dV अपान dz। इसे कहते हैं श्यानता गुणांक। ये बल है, श्यान बल। ए सरफेस एरिया है, जो द्रव की सतह है उसका, द्रव की परत की सतह का। dV द्रवों के 2 परतों के बीच वेगों का अंतर है। dz 2 परतों के बीच की दूरी है। यदि इसे कहते हैं वेग प्रवणता, वेग प्रवणता को 1 कर दिया जाए और सरफेस एरिया को 1 कर दिया जाए तो F इक्वल टू हो जाता है ईटा। ईटा मतलब श्यानता गुणांक। तो द्रव की सतह के एकांक क्षेत्रफल और वेगांतर, वेग प्रवणता का मान 1 होने पर श्यान बल श्यानता गुणांक के बराबर हो जाता है। यह श्यानता गुणांक की परिभाषा होगी गणितीय रूप में, कि जब A और dV अपान dz की वैल्यू 1 होती है तब श्यानता गुणांक श्यान बल के बराबर होता है। और यहीं पे तरलता एक टर्म आता है, तरलता, उसको फाई से डिनोट करते हैं, और यह व्युत्क्रम होता है श्यानता गुणांक का। श्यानता गुणांक का व्युत्क्रम तरलता कहलाता है। ठीक है, थैंक यू।